जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ नीतीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। पॉलिटिक्स, ये वर्ड हम लोग बहुत सुनते हैं। राजनीति, ये शब्द भी हम लोग बहुत सुना करते हैं। लेकिन क्या जिस तरीके से हम लोग धर्म और रिलीजन को एक नहीं मानते, हम लोग कंट्री और राष्ट्र को एक नहीं मानते। अगर किसी का नाम कुछ है और उसका अंग्रेजी वर्जन कुछ होता है, उसका अंग्रेजी मीनिंग कुछ होता है, तो उसका नाम नहीं हो जाता, संज्ञा संज्ञा ही रहती है, चाहे वो किसी भी भाषा में क्यों ना हो। तो क्या राजनीति और पॉलिटिक्स सेम है, या फिर ये दोनों भाषा परिवर्तन से ही बदल जाते हैं? अपने समय को हमें जानना पड़ेगा। और अपना समय केवल यही का समय नहीं है, उससे पहले का भी समय है, जब राजनीति के बारे में आचार्य चाणक्य ने भी कुछ कहा था। और उससे पहले की भी बहुत बात आती है, चाहे श्री राम के समय की बात हो, श्री कृष्ण के समय की बात हो, चंद्रगुप्त के समय की बात हो, या आज के समय की बात हो। इन सब समय में राजनीति का धुर भारत के दर्शन से किस तरीके का रहा है, कैसा रहा है, और पॉलिटिक्स जब उसमें आ जाती है तो वो राजनीति को खाने लगती है, या फिर राजनीति के बहाने आम जनता को यानी कि हमें खाने लगती है। इसलिए अपने देश को जानना बहुत जरूरी है। एक श्रृंखला नई हम आज से शुरू कर रहे हैं, अपने समय को जाने। पॉलिटिक्स बनाम राजनीति, क्या कुछ होने वाला है इस श्रृंखला में, वो भी आपको बताएंगे। और आज के विषय का प्रतिपादन भी आपके लिए करेंगे। आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल। बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस अभियान में हमारे समर्थक सहयोगी जिस रूप से आप सिद्ध हो सकते हैं, जरूर होइए। आइए स्वागत करता हूँ हमारे बीच पधारे हुए हमारे अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रामेश्वर नमस्कार। मिश्र बंधु जी। गुरु जी प्रणाम, आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, आज से हम लोग एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, अपने देश को और अपने काल को जाने, जिसे कहेंगे अपने समय को जाने। अब अपना समय तो बहुत प्रकार का हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, कोई अन्य हो सकता है, लेकिन यहाँ अर्थ ये है कि विशेषकर इस समय भारत मुख्यतः राजनीति प्रधान समाज हो गया है 15 अगस्त 1947 के बाद पहली बार। तो सबसे पहले राजनीति जो है, जो चल रही है, उसे जानना आवश्यक है। लेकिन उसका संदर्भ क्या है? तो उसका संदर्भ ये है कि क्या भारत की अपनी परंपरा में ही है ये राजनीति, इसी का एक नया रूप है, या ये कोई बाहर का अचानक लाया गया एक नया रूप है? इसको पहले जानना चाहिए। इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो वर्तमान में क्या है, और उसके वैचारिक आधार क्या है, व्यावहारिक आधार क्या है, ये बताएंगे। तथा प्रोपेगेंडा क्या है, ये भी बताएंगे। और प्रोपेगेंडा में और यथार्थ में, सच्चाई में कितना फर्क है, ये उस बताने के साथ ही स्पष्ट हो जाएगा। इस क्रम में हम, अगर दर्शकों की इच्छा हो, क्योंकि इसमें तो दर्शक ही प्रधान है, जिज्ञासा श्रोताओं की, दर्शकों की क्या है, उसके अनुसार चलेंगे। हमारा अभी का जो इरादा है वो ये है कि भारत की प्रमुख पार्टियों को सबसे पहले लें और वर्तमान में उनके वास्तविक प्रयोजन क्या हैं, उनके गुण क्या हैं और उनके दोष क्या हैं, उनकी शक्ति क्या है और उनकी सीमा क्या है, ये भी जाने। विश्व के संदर्भ में भारत के लिए वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इसकी भी चर्चा करें। और इस सब चर्चा के बीच अपने आप अंतरराष्ट्रीय संदर्भ आते जाएंगे। ये इसलिए भी आवश्यक है कि आधुनिक जो अनुशासन भारत में पढ़ाए जा रहे हैं, उनमें हर अनुशासन जो ह्यूमैनिटीज के, मानविकी के अनुशासन है, उनमें हर एक में ये समस्या है कि वो एक और तो कोई वैश्विक चर्चा अलग से करेंगे, लेकिन जब अपने देश की राजनीति या देश की समाज व्यवस्था या देश की अर्थव्यवस्था
या देश में पढ़ाए जा रहे विचार दर्शन, इसकी जब बात करेंगे तो वर्तमान में उन विचारों का, उन व्यवस्थाओं का, उन मान्यताओं का, उस अर्थव्यवस्था का, उस राजनीतिक व्यवस्था का वस्तुतः विश्व से क्या लेना देना है, लेना देना है या नहीं, इन सब की चर्चा ही नहीं करते। अचानक इसे एक इकाई की तरह मान लेते हैं। आपने कह दिया कि ये राष्ट्र है, नेशन स्टेट है, और फिर उसे एक यूनिट मान लिया। लेकिन क्या वस्तुतः है नेशन स्टेट दुनिया भर में इंडिपेंडेंट यूनिट हैं या इंटरनेशनल एजेंसीज से उनका कोई एक डिसिप्लिन है, कोई अनुशासन है, कहाँ तक कंट्रोल है, कहाँ तक नहीं है? और दूसरे विचारों के स्तर पर भी क्या हमारे भारत के वर्तमान नेशन स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टियां एक्टिव हैं और प्रोमिनेंट हैं, प्रधानता प्राप्त हैं, वो क्या सचमुच भारतीय विचार परंपरा से कोई रिश्ता रखती हैं या भारतीय शब्दावली ले ली है और बातें कर रहे हैं जैसे बाहर से निर्देशित सा? इसको इसलिए भी जानना है कि इसका प्रयोजन ये नहीं है कि आप ये बता दें कि क्या देशी है और क्या विदेशी, ये इसका कोई अर्थ नहीं। ये बताना है कि अगर ये विचार रखते हैं तो ये इनकी शक्ति है और ये इनकी सीमा है, ये इतने ही कर सकते हैं, है ना? जब इनका विचार ही यह है, जब इनका विचार ही अपने देश और समाज के एक टुकड़े को लेकर बाकी बाहर का कोई प्रोजेक्शन अगर है तो वो कितना करेंगे ये उससे स्पष्ट हो जाता है। इसलिए इन सभी बातों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। इसके बाद क्या संभव है, किस प्रकार से सनातन धर्म अथवा भारतीय परंपरा राजनीति में पुनः प्रतिष्ठित हो सकती है, इस पर भी चर्चा इसी क्रम में करेंगे। और अगर हो सकती है तो उसके चरणबद्ध कार्यक्रम क्या हो सकते हैं, पहले क्या हो जिससे कि ये संभव हो, क्योंकि आखिर ये इतना प्राचीन राष्ट्र है और अगर आप करोड़ों या लाखों नहीं भी माने तो हजारों साल का, तो जिसे वो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कहते हैं, ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्य है कि हजारों वर्षों से यह एक सशक्त और गतिशील और सतत सक्रिय राष्ट्र है। तो इसकी अपनी तो एक राजनीतिक परंपरा भी है ही, वैचारिक परंपरा है, दार्शनिक परंपरा है, राजनीतिक परंपरा है। तो क्या उसकी फिर से प्रतिष्ठा हो सकती है या वो सदा के लिए समाप्त हो गई? नया भारत, नया मनुष्य, नए भारतीय बन गए हैं, कैसे बने हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई है या केवल ये शब्दों के स्तर पर है? अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं हुई है तो जो मूल भारतीय प्रज्ञा है वो तो बार बार आएगी। तो उसे कैसे रोका जा सकता है, इस कैसे रोका जाता है? स्मृति भ्रष्टता के द्वारा, झूठे प्रोपेगेंडा के द्वारा, पारंपरिक सुंदर सुंदर धारणाओं और शब्दों को रिप्लेस करके, विस्थापित करके, उनकी जगह शब्द वही रखते हुए विदेशी विकृत किस्म की अवधारणाएं लाकर ऐसे किस प्रकार से चल रहा है? इस संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया को इसलिए जानना आवश्यक है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को एक बहुत बड़ी घटना भारत राष्ट्र में घट गई। वो एकदम से तो नहीं घटी, उसकी तैयारी कर रहे थे अंग्रेज लोग, लेकिन अंग्रेजों के वश का नहीं था। 90 वर्षों तक भारत में, आधे से अधिक भारत में प्रभावी होने के बावजूद अंग्रेजों के वश में नहीं था कि वे संपूर्ण भारत में इस तरह का कोई शासन थोप देते जैसा कि अपने आप को भारतीय कहने वाले और सचमुच भारत में उत्पन्न, भले ही लंदन में शिक्षा प्राप्त लेकिन भारत में ही सक्रिय लोगों के एक शक्तिशाली वर्ग ने, वो शक्तिशाली कैसे बना उसकी भी चर्चा करेंगे, उसने अचानक राष्ट्र के साथ छल करके एक व्यवस्था थोप दी। तो इसकी भी बात लाएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आज बात करेंगे पॉलिटिक्स बनाम राजनीति। अब पॉलिटिक्स को अगर थोड़ा विनोद के साथ या व्यंग के साथ कहें तो आजकल वैसे भी बातचीत में जो अपने देसी लोग हैं वो उसको पॉलिटिक्स कह देते हैं।
तो पॉलिटिक्स जो है वो वस्तुतः पॉलिटिक्स है। कैसे है इस पे चर्चा करेंगे। भारत में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो पॉलिटिक्स है। वो अपनी पोल को छिपाने के लिए तरह तरह की ट्रिक्स उसमें आजमाई जाती हैं और अपने ही देश से, अपने ही समाज से, अपने ही लोगों से सत्य को छिपाना और झूठा प्रोपेगेंडा करना ताकि अपने कोई साधारण से स्वार्थ पूरे हो जाएं, ये इसका स्पष्ट प्रयोजन है, जैसा हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ ये जानना आवश्यक है, जिससे कि पॉलिटिक्स जो चल रही है उसके स्वरूप को जाने और उसके बाद क्या होता रहा है उस पर भी चर्चा आवश्यक है। तो मित्रों, वायसराय ने जब ये देखा, मतलब मुख्यतः तो ब्रिटिश शासन ने जब ये देखा कि भारत में शासन तो लगभग असंभव है और सदा तलवार सर पर लटकती रहेगी। क्यों? क्योंकि इतने वर्षों से हमने इतने तरह से छल तिकड़म प्रपंच अत्याचार फूट सब कुछ कर लिया, लेकिन उसका वो परिणाम नहीं निकला। बहुत से हमारे समर्थक भी देश में आ गए और वो काफी हमने उनको राय बहादुर से लेकर तरह तरह की खिताब देके, है ना, उपाधियां देकर, सम्मान देकर और अपनी वाली पढ़ाई में उनको बहुत ही सम्मानित विद्वान, प्राध्यापक आदि आदि बनाकर देख लिया। लेकिन इससे ऐसा नहीं होता कि वो पूरी तरह हमारे रंग में रंग जाए। अब पहली बात तो प्रश्न ये उठेगी कि इस तरह की मूर्खता पूर्ण धारणा ही क्यों बनी इंग्लैंड के शासकों में, किस आधार पर बनी। तो इसको दो तरह से देखेंगे। वस्तुतः है शुरू से इंग्लैंड के जो शासक हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि हम भारत में कभी शासन करेंगे, कभी भी नहीं। बहुत से कुछ मूर्ख हैं और कुछ किसी न किसी बाहरी शक्ति के एजेंट हैं। वो लोग ये बड़ा प्रचार करते रहते हैं कि बड़ी योजना से अंग्रेज यहाँ आए, लेकिन जो सत्य है वो अपनी जगह स्पष्ट है। पहली बात तो शुरू में जो लोग आए वो ब्रिटिश स्टेट का हिस्सा नहीं थे। ज्यादातर लोग काफी कमजोर आर्थिक हालत के लोग थे और वहां की हालत इतनी भयंकर थी कि हम सभी पढ़ते हैं। यूरोप के विषय में आप कोई भी पुस्तक पढ़ लीजिए, 17वीं 18वीं शताब्दी ईस्वी का यूरोप, पश्चिमी यूरोप भी और पूर्वी यूरोप भी, कंगाली, भूखमरी, महामारी, इन्हीं सब का क्षेत्र था। और इसके बाद अत्याचार, शासकों का और चर्च का भयंकर अत्याचार, जिससे लोगों का जीवन ही कठिन हो गया और साथ ही खाने को भी पेट भर नहीं मिल रहा, क्योंकि वहां की प्राकृतिक दशा भी ऐसी है कि वहां न तो पर्याप्त कृषि भूमि है, ना ही ज्यादा फसलें होती। अब जैसे अभी 20वीं शताब्दी ईस्वी में बिजली वगैरह और बाहरी बहुत सारी वैज्ञानिक प्रगति होने के कारण कहीं कहीं भले कुछ चीजें पैदा हो जाती हैं, लेकिन 18वीं शताब्दी तक, 19वीं शताब्दी तक भी तो बहुत सी चीजें जो मुख्य यूरोप है, कॉन्टिनेंटल यूरोप और ये जो द्वीपीय यूरोप है, इंग्लैंड आदि, इन सब में कभी कहीं हो ही नहीं सकती थी। जैसे कपास, तो कपास तो इंग्लैंड, फ्रांस, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, जर्मनी कहीं भी नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके लिए कम से कम शीतोष्ण जलवायु चाहिए और वहां तो शीत जलवायु है। तो कपास नहीं होने का क्या अर्थ है? कपास नहीं होने का अर्थ है कि कपड़ा आप नहीं पहन सकते, सूती कपड़ा। तो इसीलिए वहां कपड़े का ऐसा भयंकर अभाव था कि बस जो भेड़ें पालते थे, भेड़ों की ऊन जो निकलती थी तो उसमें प्रायः संपन्न लोग ही अपने लिए कपड़े बनवा पाते थे अच्छे से, और बाद में अपनी उतरन जो अपने आश्रित हैं उनको देते थे। वो उतरन भी बहुत कम होती थी, तो इसीलिए एक ही कपड़ा वर्षों वर्ष वहां के अधिकांश साधारण लोग पहने रहते थे। इसी प्रकार जैसे गन्ना, तो गन्ना भी गर्म देशों में, गर्म जलवायु में ही होता है। तो गन्ना नहीं है तो
चीनी नहीं है, खांड नहीं है, गुड़ नहीं है, मिठास का कोई साधन नहीं है। तो क्या होता था, मधुमक्खियां जो शहद देती हैं छत्ते में वो वहां जगह जगह होते थे, लेकिन उसको भी बहुत अधिक उसके संशोधन आदि की विधि यूरोप में बहुत समय तक ज्ञात नहीं थी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि अभी भी वहां वो परंपरा है कि कोई भी छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, इस मामले में थोड़ा दुस्साहसी और निडर भी हो जाते हैं, परिस्थितियां बना देती हैं। छत्ता उड़ाया, मतलब मधुमक्खियां उड़ाई, छत्ता तोड़ा और वहीं पे खड़े खड़े उसका शहद पीने लगे। लेकिन ये इसकी मात्रा बहुत थोड़ी थी, और जिनके पास अपने कोई फॉर्म है या उनका अपना कोई फॉरेस्ट में अपना एरिया है, कंट्रोल है, तो वहां जो मिल गई मधुमक्खियां, उनको भगा भूग के शहद पी लिया। लेकिन सबको तो शहद भी नहीं सुलभ था, और सबको, बाकी सबको भी जिनको सुलभ भी था तो सदा नहीं सुलभ था, तो उनके जीवन में मिठास का कोई उपाय नहीं था। और वहां के जो जंगल हैं उसमें बहुत सारे पेड़ काफी, मतलब बहुत ही पत्थरनुमा पेड़ हो जाते हैं, इसलिए उसको काटने में बड़ी दिक्कत जाती है। इसलिए सर्वसाधारण को सब जगह लकड़ी भी नहीं सुलभ थी, तो आग जलाना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। और बाकी फिर बर्फ है, दलदल है, ये सब इलाका है, तो इसीलिए प्रायः वो कच्चा मांस खा लिया, कच्चा कोई फल खा लिया, जो अब यहाँ शौक चला दिया है उन्होंने, है ना, ये भी कच्चा खाओ, वो भी कच्चा खाओ, हर चीज कच्चा ही खा लो। तो ये उनकी मजबूरी थी, हमारे यहाँ वो पैशन बना दिया है, क्योंकि अब उनका एक प्रभाव फैल गया है। तो कच्चा मांस, कच्चे फल जो भी थोड़े बहुत हो, ज्यादा फल भी नहीं होते थे, जैसे केला तो हो ही नहीं सकता ठंडे मुल्क में, और आम भी नहीं हो सकता, तो ये सब चीजें तो हो ही नहीं सकती ना। तो केला नहीं, आम नहीं, गन्ना नहीं, शक्कर नहीं, गुड़ नहीं, मिठास नहीं, सूती कपड़ा नहीं, ये तो केवल खाने की बात हो गई। ऐसे ही और भी है, शौच के नियम, और उन सब में भी बड़ा विस्तार हो जाएगा। प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने अपने व्याख्यानों में उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया है, वो आप लोग सुन सकते हैं। तो मुख्य बात यह है कि वो कंगाली और सफाई का कोई नियम नहीं था, उसके कारण अक्सर महामारियां फैल जाती थी, और जो महामारी फैलती थी वो 3-4 साल तक चलती थी। जैसे अभी एक महामारी, तो कोई कहते हैं कृत्रिम है, कोई कहते हैं प्राकृतिक है, लेकिन कोरोना आया है, कम से कम 3 साल तो ले लेगा। तो ऐसे ही वहां महामारियों के दौर आते थे, और वो 3-4 साल चलते थे, लेकिन उसमें बहुत बड़ी जनसंख्या मर जाती थी। एक चौथाई से लेके एक तिहाई तक जनसंख्या कई देशों की साफ हो जाती थी। 18वीं शताब्दी में महामारियों का दौर, प्लेग है, तो मलेरिया है, तो हैजा है, तो आंत्रशोथ है, तो पेचिश है, और उसके बहुत से कारण हैं। वो सब कारण प्रोफेसर केडिया जी अपने उद्बोधनों में बताती हैं, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे, केवल याद दिला रहे हैं कि भुखमरी, कंगाली, अस्वच्छता, महामारी, अभाव, भिखमंगापन अधिकांश लोगों का, ये जो स्थिति थी, तो उससे बचने के लिए जब मार्को पोलो एक किस्से धीरे धीरे करके यूरोप के क्षेत्र में फैले, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो पहले था नहीं ना, तो कहीं हस्तलिखित कोई या संस्मरण, अथवा कहीं सुनी बातें धनियों के बीच, वो भी सब तक नहीं, इस तरह जब बातें फैली तो वो हवा में बहुत से किस्से फैल जाते थे कि कोई एक इंडी करके देश है जहाँ बहुत ज्यादा धन है, प्रचुरता है, तरह तरह के भोजन है, तरह तरह के कपड़े हैं, तरह तरह की खाने पीने की चीजें हैं, मतलब उनके लिए वो परियों का देश, स्वर्ग, कल्पना का, स्वप्न का देश था, और धन दौलत भी बहुत है। तो इसमें जो दुस्साहसी थे, जो लोग वहीं थे, अपने वहां शान से रह रहे थे, उनको तो फुर्सत नहीं थी। ऊपर से पादरियों ने यह प्रचार कर दिया था कि आगे समुद्र में अगर ज्यादा आगे गए तो अतल गहराई में चले जाओगे, और जो इविल है, जो शैतान है, वो तुमको खींच लेगा, तो सदा के लिए नरक में ले जाएगा, धरती चपटी है, और एक सीमा से आगे मत जाना। तो तब धरती गोल, इसी तरह वैज्ञानिकों ने बात उठाई थी, लेकिन अधिकांश लोग तो अभी भी, चर्च का प्रचार यही चल रहा है अधिकांश जगह ना, कि नहीं धरती चपटी है, और वो जो गोल कहते हैं वो कोई और चीज है। तो
इन सब मान्यताओं के कारण जो संपन्न लोग हैं वो स्वयं में अपने ही लोगों को सताया, मारा, पीटा, उनका छीन लिया और अब वहीं रह रहे हैं। तो बाहर जाने से सुखी जीव बचते हैं, तो कोई कहीं जाते नहीं थे। ये लोग जो ज्यादा दुखी थे और थोड़ा दुस्साहसी थे, तो जैसे अपने यहाँ जब अकाल पड़ा या कोई दिक्कत आई तो बहुत से लोग उत्तर प्रदेश से कोलकाता गए, राजस्थान से भी दूर दूर गए, कमा के ले आएंगे। तो वो लोग निकले कि अरे सुना है कि कोई ऐसी जगह है हमारे आसपास। यूरोप में तो सब जगह वही दृश्य है, भुखमरी, कंगाली, महामारी, रोग, अभाव। लेकिन सुना कि कोई ऐसा देश है जहाँ बहुत प्रकार के भोजन हैं, एक से एक, और कोई मिर्च मसाले भी हैं, स्वाद। अब तो इनके लिए सब कल्पनातीत था ना, क्योंकि ना तो वहाँ मसाले होते, न काली मिर्च, न सौंठ, न अजवाइन, न धनिया, न कोई भी जीरा, न वहाँ मेवे होते, काजू नहीं, किशमिश नहीं, खजूर नहीं, अंजीर नहीं, कोई भी मेवा भी नहीं होता। तो उनके लिए तो सब स्वप्न था। और भारत तब कहाँ था? भारत तब तो पूरा था ना, मध्य एशिया से शुरू होकर पूरा अफगानिस्तान और तिब्बत भी भारत का ही एक अंग मान लिया जाता था, नेपाल भी, यहाँ म्यांमार तक। तो यहाँ सभी चीजें थी ना, तरह तरह के भोजन, तरह तरह के फल, तरह तरह के फूल, तरह तरह के वस्त्र, भोजन में एक से एक स्वाद, मिठास। तो इसके किस्से सुन के ही वो सब रोमांचित हो जाते थे और आ जाते थे। तो शुरू में जो लोग आए वो दुस्साहसी नाविक थे, छोटी छोटी डोंगियों से समुद्र के किनारे चलते चलते निकले। तो आप जानते ही हैं, कोई भटकते हुए, मरते हुए, कोई रास्ते में मर गया, अंत में एक कोलंबस जाके उधर पहुंचा तो उसने उसी को इंडी इंडी कहना शुरू किया, है ना। तो शुरू में तो उसी को इंडिया इंडिया कह दिया ना, जहाँ अमेरिका में गया था। बाद में जब पता चला, बहुत बाद में रेड इंडियन नाम दिया है। पहले तो उसको इंडियन ही कहता था, कोलंबस ने कह दिया इंडी इंडी, हमको इंडी मिल गया, इंडिया मिल गया। फिर दूसरा ग्रुप निकला, वो अपने कुछ भारतीय नाविक तो सभी जगह विश्व में व्यापार करते थे। तो कोई ये लोग जब समुद्र में डूबने लगे या बड़े भूखे मरने लगे तो इन पे दया करके वो कहते थे अरे चलो हमारे साथ। तो इस तरह वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारियों ने कृपा करके उसकी जान बचाई और अपना ले आए कालीकट। अब ये तो बाद की गप्पे हैं ना इन मूर्खों की, कि कह दिया कि खोज, उसमें खोज पोज कुछ नहीं थी। स्थानीय लोगों की मदद से ही ये कृपा, उनकी कृपा पर ये लोग, कोलंबस वहां अमेरिका पहुंच सका और वास्को डी गामा भारत पहुंचा। तो इस तरह ये लोग व्यापार के लिए जब यहाँ पहुंचे तो पता चला रहे यहाँ तो पहले से भी कुछ लोग आए हुए हैं। जैसे वास्को डी गामा जब आया है तो उसने संस्मरण में लिखा है कि जगह जगह अंग्रेज, फ्रेंच और डच, पुर्तगाली, स्पेनी बहुत से लोग रह रहे हैं और वो राजाओं के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, सिपाही का काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ये वास्को डी गामा का स्वयं का वर्णन। तो खोज तो वैसे भी नहीं थी। वास्को डी गामा जब आया तब यहाँ कई सौ अंग्रेज और डच और फ्रेंच यहाँ वहां नौकरी कर रहे थे राजाओं के यहाँ। लेकिन उसने अब इन लोगों को कोई शब्दों का लिहाज नहीं है, अपने पक्ष में प्रोपेगेंडा को बहुत बड़ी चीज मानते हैं, तो कुछ भी झूठ बोल दिया। तो वास्को डी गामा ने खोज की, कोलंबस ने खोज की, गप्पे उड़ा दी। तो सार ये है कि थोड़े से लोग रोजी रोजगार अथवा लूटपाट, डकैती, छीना झपटी, छिनैती, डकैती, इसके जरिए कुछ धन ले आएंगे तो यहाँ परिवार को भी थोड़ा सहारा देंगे, इसके लिए निकले थे। तो वो कोई योजना से तो कोई आया नहीं था। जब यहाँ अब अपने वहाँ क्या बताएं, जैसे अपने यहाँ जाते हैं जो बहुत गरीब लोग जाते थे पहले, अभी तो अब तो हालत अच्छी हो गई है, लेकिन अंग्रेजों ने जो जिन इलाकों में बहुत लूटपाट की थी और जहाँ दरिद्रता फैल गई थी तो कलकत्ता बहुत जाते थे, उधर पूरब के लोग, राजस्थान के लोग भी कोलकाता गए थे, कुछ लोग बम्बई गए, जगह जगह जाके बसे। तो वहाँ क्या बताते थे? वहाँ यही बता, कोई न कोई अच्छी चीज बताते थे। कोई ये थोड़ी बताता था कि हम हाथ का रिक्शा चला रहे हैं या हमाली का काम कर रहे हैं या किसी नागपुर वगैरह गए तो संतरे के बाग में चौकीदारी कर रहे हैं। अपना जो असली काम कर रहे हैं उसको कौन बताता था? तो कुछ भी कह देते थे। तो ये लोग भी जब आए यहाँ तो इन्होंने कह दिया कि हम तो जीसस का संदेश लेके गए हैं और हम तो बड़ा प्रकाश फैला रहे हैं इसलिए गए। सब मूर्खता पूर्ण बात है। वो असल में दो
जिसे कहेंगे ना, 2 पैसा कहीं से मिल जाए और थोड़ा धन दौलत कुछ ऐसा मिल जाए कि यहाँ आके सहारा हो जाए। और कई लोग तो डकैत टाइप थे, छिनैत डकैत, तो वो समुद्र में लूटपाट करते थे। तो भारतीय व्यापारी तो सदा अपने प्रहरियों को साथ लेकर चलते थे, लेकिन कष्ट के समय में कई बार अगर किसी व्यापारी जहाज में रक्षक दल पर्याप्त नहीं है तो ये उससे लूटपाट करते थे। अच्छा, भारतीय व्यापारियों की तो नेटवर्किंग थी पूरे दुनिया में, तो इसीलिए वो जो बीच बीच में ये जो अरब के लोग थे अथवा कोई और लोग जो ऐसे दस्युदल थे, तो उनसे भी उनका ऐसा सथा बधा था कि भाई इतना तुमको दे देंगे, हमारे जहाजों को छेड़ना मत। तो जो जो बाद में मुसलमान बन गए, ऐसे मुस्लिम डाकुओं और डकैतों से भारतीय व्यापारियों को पहले अनुभव था कि कैसे तालमेल करना। तो इन्होंने पहली बार जब शुरू किया तो कई जगह मारे गए, पीटे गए, कहीं कहीं कोई जहाज छीनने में सफल भी हुए, और सबसे ज्यादा तो इन्होंने आपस में एक दूसरे के जहाज छीने। अंग्रेजों ने डचों के यानी इंग्लैंड के लोगों ने हॉलैंड वालों का जहाज छीना, तो पुर्तगाल का जहाज छीना, तो स्पेन का जहाज छीना, और विशेषकर अमेरिका से जो जहाज आ रहे थे या अफ्रीका से आ रहे थे, अमेरिका से आने वाले जहाजों में सोना चांदी बहुत लदा था। सबके किस्से हैं कि इन्होंने बहुत लूटा पलटा, किसी तरह अपनी जो डकैती की छिनैती की आदत थी वो करते थे। और वहां नियम था कि जब जाए तो अगर आपने ज्यादा लूटा है तो महारानी को एक कमीशन दे दीजिए। तो वो कहती थी अच्छा ठीक है, लूट का माल इतना इतना हमें कमीशन दे दो राजा या रानी को, और बाकी तो अपना धर लो। तो इस तरह वो कर रहे थे। तो इसमें कोई ब्रिटेन या इंग्लैंड ने योजना बनाई थी भारत पर शासन करने की, ये तो पता नहीं किन मूर्खों ने क्या उड़ा दिया है। आए, फिर यहाँ देखा कि अच्छा यहाँ बहुत अच्छा मौका है, तो सोचे कि अच्छा हम यहाँ की काली मिर्च और यहाँ के कुछ और मसाले ले जाके इंग्लैंड में बेचेंगे। तो यहाँ जगह जगह अब उनको तो आदत पड़ी थी लूटपाट की, छीना झपटी की, चोरी की। और भारत तो समृद्ध व्यापारियों का इलाका तो यहाँ है कि भाई, और क्षत्रियों का इलाका, ब्राह्मणों का इलाका। तो ये बाकी सब जातियां जो शिल्पी जातियां हैं उनको भी संस्कार तो वही थे, सदाचार के, सत्कर्म के, तो ठहरे हुए परिपक्व लोग। तो ये बात पक्की हो गई तो उसे मानना, थोड़ा उदारता दिखाना, परदेश से आए हैं तो कुछ ज्यादा उदार रहना, अरे बेचारे बाहर से आए हैं, है ना। इतना अपना ये वर्णन भी पहले ऐसे ही करते थे कि हम बड़ा कष्ट सह के आए हैं, तो उन पर दया करके थोड़ी उदारता करने लगे। तो इस प्रकार इनको जगह जगह व्यापार की कुछ छूट मिल गई। तो ज्यादा इनके वश में भी नहीं था उस समय भी, जो भारत के व्यापारी जो व्यापार कर रहे थे उसकी तुलना में सारे ही यूरोप के लोगों का व्यापार 1% से कम था, इंग्लैंड वालों का तो बहुत ही कम था। इसलिए एक तो ये जान लीजिए कि वो कोई बड़ी लूट कर रहे थे, ये जो बाद में उड़ाया तो वो उनके लिए तो बड़ी लूट थी। लेकिन हमारे पास जितना धन था, हमारे पास जितना वैभव था, हमारे पास जितनी संपत्ति थी, उसमें वो खुरचन थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उनको यहाँ कुछ अंदाज लग गया कि ये हिंदुओं मुसलमानों में ऐसी लड़ाई है, और फिर राजाओं में भी आपस में लड़ाई है, तो हम इसमें इस तरह से छल कर सकते हैं। वो किस्सा अभी इतिहास आज का विषय नहीं है, इसलिए उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन कुल मिला के किसी भी तरह वो धीरे धीरे छल पूर्वक आधे से अधिक भारत में भारतीय राजाओं से संधि के द्वारा और कुछ नवाबों आदि से भी संधि के द्वारा फैलने में सफल हो गए। सफल हो गए तो जाहिर है जो जहां जैसा शासन कर रहा है दुनिया में दूसरे देश में भी करेगा, और थोड़ा वहां ज्यादा ही सताएगा। तो इंग्लैंड में जिस प्रकार का प्रशासन तंत्र नहीं था, वैसा प्रशासन तंत्र इन्होंने अपनी बुद्धि से और कुछ भारतीयों की सलाह करके यहाँ रखा। जिस प्रकार के आईएएस आईपीएस आदि भारत में हैं और उनके पास जो शक्तियां हैं, वैसा इंग्लैंड में आज भी नहीं है। भारत का जो प्रशासन तंत्र है वो अंग्रेजों ने जो बनाया था, वैसा प्रशासन स्वयं इंग्लैंड के लिए आज भी नहीं है, दूसरी तरह का है। तो उनको उसी की आदत थी, लेकिन फिर भी यहाँ उन्हें समझौते करने पड़े। ये सदा ध्यान रखना चाहिए कि अंग्रेजों को, जो अंग्रेज यहाँ बाद में जम गए, उनको भी भारत की परिस्थितियों से समझौता करना पड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने एकदम अपने मन का यहाँ चलाया, लेकिन धीरे धीरे उनको एक अंदाज हो गया कि यहाँ इस तरह से संभव है। और इतनी कठोरता बरती यहाँ की पूरी शिक्षण संस्थाओं को
धीरे धीरे नष्ट कर दिया। उसमें अपने दलाल खड़े किए। राजा राम मोहन राय नाम का एक क्लर्क था कंपनी में, जो भी इस तरह के देश के प्रति उदासीन या निजी जीवन में कोई कष्ट आ गया, दुख भोगना पड़ा, तो उसके कारण समाज से ही घृणा करने लगना कि अरे ये समाज तो ऐसा ही है। सब लोग तो इतने विवेकवान नहीं होते ना कि पूरे संदर्भ को याद रखें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप जाइए तो गांव में अभी भी बहुत से कम्युनिस्ट लेखक और कवि मिलेंगे, जगह जगह कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, क्यों, समाज बड़ा खराब है, हम इस समाज को बदल डालेंगे। हुआ क्या है कि उनके निजी जीवन में कुछ समस्याएं आई हैं, कुछ कष्ट हैं, अभाव हुआ, और समाज में जिस समय बिखराव है तो किसी ने साथ नहीं दिया, तो पर्याप्त साथ नहीं दिया। और अगर आप ज्यादा थोड़ा अपने योग्य मानते हैं तो अपेक्षा भी ज्यादा है कि इतना हमारा सम्मान होना चाहिए, ये साथ देना चाहिए, नहीं हुआ तो अपने समाज से ही घृणा करने लगे, तो कम्युनिस्ट हो गए। तो उसी प्रकार जैसे अभी हुआ है, जैसे कि पिछले 75 वर्षों में बहुत सारे लोग केवल निजी समस्याओं से ग्रस्त होकर कम्युनिस्ट बन गए, उसी प्रकार उस समय बहुत से लोग अपने समाज से घृणा करने लगे। जो बहुत से लोग, यानी अनुपात उनका 1000 में एक ही था, लेकिन उनको मिल गए ऐसे लोग जो अपने ही समाज से घृणा करते हैं या अपनी समस्याओं से बहुत तंग हैं। तो ये राम मोहन राय था, और थोड़ा टैलेंटेड है। तो राम मोहन राय इतना टैलेंटेड तो था, स्मरण शक्ति भी ठीक थी, थोड़ा पढ़ा लिखा भी था, कंपनी का कर्मचारी था, तो इन्होंने उसको बढ़ाया। ऐसे और बहुत से लोगों को कि तुम मांग करो कि अंग्रेजी ढंग की शिक्षा मिले भारत में तो बड़ा ज्ञान आएगा। इसी तरह कुछ लोगों को लगा दिया कि कहो कि ये सती प्रथा बहुत खराब है, सती प्रथा तो भारत की हर स्त्री को जिंदा जला दिया जाता है विधवा होने पर। ऐसे सब झूठा प्रोपेगेंडा ये सब कर दिया। उनमें से एक एक प्रथा पर अगर बात करें तो उसी पर एक क्लास हो जाएगा। सती प्रथा के बारे में जितना झूठ बोला गया और जो उसके असली कारण थे वो एक अलग विषय हो सकता है किसी एक वार्ता का। कुल मिलाकर ये कि यहाँ भी उनको ऐसे छिद्र मिल गए, ऐसे लोग मिल गए जिनके द्वारा उन्होंने भारतीय शिक्षा का नाश करने में और अंग्रेजी ढंग की शिक्षा को फैलाने में सहायता पाई, सफलता पाई। तो इससे क्या है, स्मृति भ्रष्टता बहुत आ गई, और बहुत से लोगों को इन्होंने कुछ उकसाया भी कि इंग्लैंड में ज्यादा आसानी से शिक्षा मिलेगी, बस आप आ जाइए, पैसा भरो आपके पास तो वहाँ सरलता से हम लोग बैरिस्ट्री की पढ़ाई बहुत सरलता से पास कर सकते हैं, उसमें हम खेल कूद के भी नंबर देते हैं, आप हमारे चर्च में जाते हैं, हमारी सोसाइटी सभा में जाते हैं, इसके भी नंबर देते हैं। तो इस प्रकार जो धनी घरों के कमजोर बुद्धि के लड़के थे उनको भी प्रलोभन दिया गया कि इंग्लैंड जाके अगर बैरिस्ट्री पढ़ लोगे तो यहाँ तुमको अच्छी वकालत और बाद में हम न्यायाधीश वगैरह बना देंगे, जज बना देंगे। तो ये इस प्रलोभन में बहुत लोग गए। बहुत से मेधावी तेजस्वी लोग भी गए, क्योंकि वो सोचे कि अच्छा ये इंग्लैंड के लोग वहां से उतनी दूर से आके यहाँ जगह जगह शासन करते दिख रहे हैं, तो इनको पहचानना आवश्यक है और इनको इनके केंद्र में ही जाकर वहीं पे इनकी नस्तबाना, वहीं पे इनको ठीक करना जरूरी है। तो ऐसे लोग भी गए जो अंग्रेजों का मर्म जानकर और उनको घेरने और मारने के लिए भी गए। लेकिन ये जैसे सावरकर हैं, जैसे मदन लाल ढींगरा है, जैसे उधम सिंह हैं, ये लोग जो गए ये तो देशभक्त लोग भी गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा सबसे पहले गए, उन्होंने ऐसा पूरी नेटवर्किंग की यूरोप में कि भारत के पक्ष में और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए वातावरण कैसे बने। क्योंकि अचानक इन्होंने 1858 में इंडियन आर्म्स एक्ट 1858 के बाद इंडियन आर्म्स एक्ट लगा के भारतीयों को शस्त्र रखना प्रतिबंधित कर दिया था, और जो इनकी अपनी सेना में भर्ती हो केवल वही शस्त्र रख सकता है और इनके अनुशासन में रहेगा। तो इस तरह वीर से वीर व्यक्ति भी इनको मार के भगा दें ये सरल नहीं रहा, क्योंकि पहले आपकी हर गतिविधि को अवैध घोषित कर दिया, शस्त्र रखना अवैध है, हमारी अनुमति से ही शस्त्र रखोगे, अनुमति के पहले हमारा अफसर छानबीन करेगा कि तुम इंग्लैंड के प्रति और हमारे शासन के प्रति निष्ठावान हो या नहीं। तो एक छल कपट, अत्याचार, क्रूरता और दमन की बहुत बड़ी नेटवर्किंग का इनको अभ्यास था, अपने देश में भी किया था तो यहाँ भी किया। तो उस तरह से जगह जगह सफल होने लगे और धीरे धीरे अपना एक वर्ग खड़ा कर लिया। और खास तौर से जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जब जर्मनी के साथ युद्ध हुआ, द्वितीय महायुद्ध,
तो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रणनीतिक ढंग से जर्मनी से मित्रता की, जो कि आवश्यक था, और इंग्लैंड को लगा कि जर्मनी तो जीत ही जाएगा तो हमें जाना ही पड़ेगा। ये तो केवल संयोग है और कुछ भारतीय सेनाओं का शौर्य है। दोनों ही महायुद्धों में इंग्लैंड और फ्रांस को अगर जर्मनी पर विजय मिली तो इसमें मुख्य श्रेय भारतीय सेनाओं का है। तो इधर ये कोशिश भी कर रहे थे कि हम जीत जाए, उधर ये भी कोशिश कर रहे थे कि अगर जाना पड़े मान लो यहाँ से, तो अपने दोस्तों को सत्ता दे के जाओ और उनको इतनी शक्ति दे के जाओ कि वो अपने ही समाज को दबा सकें। तो इस प्रकार करके वो गए। अभी आज का विषय जो है इसमें ये हम संक्षेप में समझ रहे हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डर से और भारतीय सेनाओं की वीरता देखकर, और फिर भारत की सेना में जो ब्रिटिश भारतीय सेना है उसमें भी असंतोष फैल रहा है, ये सब जानकर ये डरते भी बहुत जल्दी थे, क्योंकि छल टिकड़मी और प्रपंची लोग भयभीत भी बहुत होते हैं, और डर उनका वास्तविक भी था। 1857 की याद थी कि भाई ये तो कहीं अचानक अगर नाराज हुए तो गाजर मूली की तरह हमको काट कर फेंक देंगे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि दूर से यहाँ अपना हित सत्ता रहे, और यहाँ पहले ही घोषणा कर दी थी मिंटो मार्ले सुधार के समय ही कि हम जाएंगे। और उस घोषणा के बाद से बहुत से लोग इनके निकट आ गए थे, जो जमींदार जागीरदार या नए लोग पढ़े लिखे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे ना, उन्होंने सोचा अच्छा हम दोस्ती बढ़ाएं, जब ये जाएं तो हमें सत्ता देकर जाएं। तो ऐसा एक समूह तैयार हो गया। जवाहरलाल नेहरू उसमें सबसे ज्यादा इनके प्रति वफादार और निष्ठावान थे। गांधी जी भी इनके मित्र थे। वो दोनों तरफ अपना एक कूटनैतिक खेल खेलते थे। तो इस प्रकार जब ये गए तो इन्होंने सत्ता, इनको जो सोचा कि अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर सफल हो गए, जर्मनी सफल हो गया तो हमारी बुरी गत होगी। तो पहले ही घोषणा कर दी कि महायुद्ध में अगर हमारी सहायता भारत के लोगों ने की तो हम बाद में ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे। तो वैसे लोगों को ट्रांसफर ऑफ पावर करके गए। अब जो आज का विषय है वो यहाँ से शुरू होता है मुख्य। तो ये तो पृष्ठभूमि है। तो क्या हुआ कि जो इंग्लैंड था उसको तो जिस प्रकार के शासन का अभ्यास था कुछ वैसा ही शासन करेगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा अधिक सॉफ्ट शासन करना पड़ा, भारतीयों की सहायता लेनी पड़ी, लेकिन ये तो उनको कल्पना नहीं थी कि जहां हम शासन करें। और यहाँ तो विक्टोरिया ने 1858 में ही घोषणा कर दी थी कि हम यहाँ कोई प्रोटेस्टेंट चर्च नहीं लाएंगे, यहाँ जो जिस धर्म को मानता है, रिलीजन को मानता है, उसको करने दिया जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता रहेगी। क्योंकि उनको पता था कि धार्मिक भावना बहुत बड़ी चीज है, बहुत शक्तिशाली चीज है, और इससे तो भयंकर तहस नहस हो जाते हैं बड़े बड़े राज्य अगर आपने उनके धर्म की भावना से छेड़छाड़ की। उनको यूरोप का इतिहास पता था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में कितनी खूनी लड़ाइयां लड़ते थे ये देखा था। तो उन्होंने सोचा कि जैसे हमारे यहाँ ईसाई पंथों की लड़ाई ही भयंकर खून खराबा और रक्त रंजित युद्धों का कारण बनती है, तो यहाँ तो बिल्कुल अलग लोग हैं, तो इनकी धार्मिक भावनाओं को हम सम्मान दें, जिससे कि इनमें ये रहे कि भाई ठीक है ये शासन करते रहें लेकिन कोई बहुत बड़ी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। और धीरे धीरे अपनी शिक्षा संस्था आदि के द्वारा और कुछ छिपे तौर पे पादरियों को इतनी अनुमति देकर कि जाओ सेवा करो, सेवा के नाम पर चाहो तो धर्मांतरण कर लो, इस तरह की व्यवस्था बनाई। लेकिन इस बीच जो जवाहरलाल नेहरू और उनकी मंडली यहाँ जिसका इन्होंने पोषण किया था, वो इंग्लैंड के उन लोगों के संपर्क में आई है। इंग्लैंड के लोगों ने इनको वो साहित्य दिया जो उस समय कम्युनिस्ट साहित्य कहलाता था जगह जगह। तो और उसी समय प्रथम महायुद्ध के बाद ही इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता से कम्युनिस्ट पार्टी का रूस में कब्जा हो गया, और फिर उसको उस इलाके में लूट की छूट दी गई, तो एक सोवियत संघ बना लिया उसने बहुत सारे राज्यों को मिला के। तो उससे जवाहरलाल नेहरू जैसे बहुत से लोग बड़े आकर्षित हुए, कह रहे ये तो कोई समाजवाद बड़ी जोरदार चीज है और इससे तो राष्ट्रों का इस तरह से शक्तिशाली राज्य बन सकते हैं। तो विशेषकर जवाहरलाल नेहरू और उनकी मंडली कम्युनिज्म के प्रति भी बहुत आकर्षित थी, और उनको अच्छी तरह पता था कि किस तरह किसानों का भयंकर दमन किया जाता है, कठोरता की जाती है, क्रूरता की जाती है, राज्य बल का उपयोग अपने विरोधियों को और साधारण लोगों को दबाने और दमन करने में किया जाए, और लफाजी की जाए कि हम तो सर्वहारा
का कल्याण कर रहे हैं, शोषण की समाप्ति कर रहे हैं, सबको रोटी कपड़ा और मकान देंगे आदि आदि। ये पूरी बहुत ही कुटिल राजनीतिक ट्रेनिंग इन लोगों को मिल गई थी। तो इन्होंने जैसे ही सब सौदा पक्का हो गया अंग्रेजों से और ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, वैसे ही इन्होंने अंग्रेजों से सीखी गई छल नीति का प्रयोग करके भारतीय राजाओं को दिल्ली बुलाया और उन्हें धमकाया कि अगर तुमने भारत शासन के साथ विलय पर हस्ताक्षर नहीं किए तो हम तुमको जगह जगह हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको जुलूस जलसा करने प्रदर्शन करने भिड़ा देंगे कि तुम देशद्रोही हो, तुम भारत के विरोधी हो, तुम भारत राष्ट्र को शक्तिशाली नहीं देखना चाहते आदि आदि। और धमकाया भी, सेना की धमकी भी दी, भावना भी उभारी कई तरह से। तो कई अधिकांश राजाओं ने सोचा भाई शक्तिशाली के साथ समझौते की हमारी परंपरा रही है, अभी इस समय यही शक्तिशाली देखते हैं, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। कुछ ने भावनावश किया, कुछ को लगा चलिए एक बड़ा राष्ट्र बन जाएगा, बड़ा राज्य बन जाएगा, नेशन स्टेट बन जाएगा, तो इस प्रकार वो कर लिए। इतना तो ठीक है। और एक संविधान बनाया था जो 1935 का इंडिया एक्ट था, उसी में थोड़ा हेर फेर, कुछ कनाडा का, कुछ अमेरिका का, कुछ फ्रांस का लेके एक संविधान बना दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने मांग की कि भाई हमको लिखित दो, पता नहीं हमारे बाद तुम क्या करो मनमानी, कहीं भारतीय शासन न ला दो। तो ये तो वैसे भी भारतीय शासन से परेशान ही थे, नेहरू वगैरह तो हर भारत की हर चीज को जानते भी नहीं थे और थोड़ा तिरस्कार करने लगे थे। तो इन्होंने तुरंत कहा कि हाँ ठीक है। ऐसे लोग जो वाइसराय की कृपा से सत्ता पाने वाले थे उन्होंने खूब सहमति दे दी। तो वाइसराय ने एक 2 संविधान सभाओं का गठन किया, एक भारत के लिए और दूसरी पाकिस्तान के लिए। पहले एक ही संविधान सभा बनाई गई थी, फिर उसी बीच मार्ग, वो सब इतिहास के उतने विस्तार में नहीं जाते, इंग्लैंड की पूरी योजना से भारत को छोटा करने के लिए, भारत की शक्ति और आकार दोनों को कम करने के लिए मुसलमानों के मजहबी उन्माद को बारंबार बढ़ावा दिया गया। उसमें गांधी जी बहुत बड़े टूल बने। पहले तो खलीफत आंदोलन में गांधी जी ने जानबूझ के भारतीय मुसलमानों को खलीफत के नाम पर उकसाया ताकि उनमें एक उन्माद आ जाए, और सबको पता था कि खलीफत तो जाएगी। तो तुर्की में खलीफत बनी रहे, तुर्की के खलीफा के नाम पे भारतीय मुसलमानों को उन्माद से भर दिया। और एक अंदाज था कि जैसे ही खलीफा की गद्दी समाप्त होगी तो ये उन्माद हिंदुओं के विरुद्ध मुड़ जाएगा। जब वो खलीफा कमाल अतातुर्क ने जब कहा कि नहीं, हम खलीफा की गद्दी तो अब समाप्त कर रहे हैं, तो मूल प्रश्न हल हो गया। तो ये लोग जो खलीफत आंदोलन कर रहे थे, गांधी जी के सिपाही मुसलमान, उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। ये अंग्रेजों की योजना ही थी। अब चलिए उसके बाद ये समाप्त हुआ, तो जब ट्रांसफर ऑफ पावर की प्रक्रिया चली तो फिर डायरेक्ट एक्शन और मारकाट ये सब इतनी तेजी से शुरू किया कि कहा गया कि चलो विभाजन स्वीकार कर लो। अंग्रेजों की योजना से विभाजन स्वीकार हो गया। तो तुरंत ही जो एक संविधान सभा थी उसकी जगह 2 संविधान सभा बन गई। अब जाहिर है कि उस संविधान सभा में ऐसा कुछ नहीं था, आप चाहते तो अपने ढंग से कर लेते। जैसे पाकिस्तान में वही संविधान सभा वही ब्रिटिश वायसराय ने बनाई थी, और उन्होंने क्या शासन वहां बनाया, पक्का मजहबी शासन, कि हम अल्लाह के नाम से शासन करेंगे और कुरान के अनुसार शासन करेंगे। वहां तो पक्का मजहबी शासन हो गया। और उसी वायसराय की बनाई ये दूसरी संविधान सभा है, इसमें ऐसे ऐसे लोगों को भरा जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के दबाव में भी आकर कह दिया कि नहीं, यहाँ तो ऐसा शासन रहेगा जिसमें हिंदू मुस्लिम ईसाई सबको समान रूप से अधिकार रहेंगे। और कुछ ऐसा बड़ा, राजनीति में तो नाटक बहुत प्रधान होता है, तो उनको हल्ला करने कह दिया मुसलमानों ईसाइयों को कि साहब अल्पसंख्यकों का क्या होगा, ये तो हिंदू शासन होगा। तो उन्होंने कह दिया नहीं नहीं, हम अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का वचन देते हैं, और अल्पसंख्यकों के संरक्षण का प्रावधान भी कर दिया संविधान में। अब ये जो हुआ, तो उसके बाद भी अगर स्वयं इंग्लैंड का अनुसरण होता तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता। क्यों? इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड का शासन
जो वहां के बहुसंख्यकों का रिलीजन है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, उसको ऑफिशियल लीगल प्रोटेक्शन देता है, यानी एक तरह से उसको राजधर्म घोषित है। शिक्षा, विधि यानी न्याय आदि सभी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के अनुसार ही चलते हैं। तो अगर इंग्लैंड की नकल की जाती तो क्या होता? तब होता कि भारत में हिंदू धर्म को विशेष संरक्षण दिया जाएगा। और भाई आप मुसलमानों ईसाइयों को भी एक मर्यादा में कि वो हिंदू धर्म पर कोई आक्रमण नहीं करें, बहुसंख्यकों पर कोई आक्रमण नहीं करें, बहुसंख्यकों की निंदा नहीं करें, इस मर्यादा में उनको भी कुछ आश्वासन दे दिया जाता है। जैसे इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, हॉलैंड में है, स्वीडन में है, डेनमार्क में है, स्पेन में है, सब जगह है। आप इंग्लैंड में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट चर्च की निंदा नहीं कर सकते और क्रिश्चियनिटी की भी निंदा नहीं कर सकते। आपको इस निंदा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सजाए मौत भी दी जा सकती है या फांसी की सजा या आजीवन कारावास। तो भारत में भी अगर इंग्लैंड की नकल होती तो यही होता, हिंदू धर्म की कोई निंदा नहीं कर सकता, हिंदू धर्म के विरुद्ध कोई कुछ बोल नहीं सकता, उसका सम्मान करना पड़ेगा। और साथ ही उस बड़ी मर्यादा के भीतर ये छोटी मर्यादाएं हैं कि आप अपना मजहब का भी उपासना, इबादत का तरीका आपका होगा, चर्च में प्रेयर करिए, अजान दीजिए, मस्जिद में नमाज पढ़िए, इतना तो ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं हुआ, उसकी बजाय यहाँ उल्टा हो गया, हिंदू धर्म को कोई भी संरक्षण नहीं। तो ये सब मूल संविधान में ऐसा कुछ था भी नहीं। मूल संविधान में तो केवल आश्वासन दिया गया था कि भाई अल्पसंख्यकों को भी कोई असुरक्षा की भावना न हो, संरक्षण दिया जाता है कि इनकी संस्कृति बनाई रखी जाएगी। ज्यादा समय भी नहीं था और ज्यादा ये लोग गहराई तक सोचने के अभ्यस्त भी नहीं थे और थोड़ा अधीर थे सत्ता पाने के लिए, अन्यथा प्रश्न करते कि संस्कृति अलग कैसे हो गई, उपासना पद्धति और संस्कृति दोनों अलग अलग है, तो आप ये माइनॉरिटी के कल्चर नाम की क्या बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब बातें नहीं हुई, लगा कि चलो सब ठीक हो जाएगा। तो एक तो ये जानना चाहिए कि मूल संविधान जो इंग्लैंड के द्वारा बनाए गए इंडिया एक्ट 1935 की नकल है और जिसमें फ्रांस, अमेरिका तथा अन्य देशों के संविधान के भी कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं और जो बहुत सारे अंग्रेज परस्त लोगों ने खूब बुद्धि लगाकर बनाया, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि भारत में बहुसंख्यकों के धर्म की कहीं कोई स्थिति नहीं होगी, क्योंकि उस समय किसी को कल्पना नहीं थी। तो बहुसंख्यकों का तो शासन रहेगा ही, इसलिए अल्पसंख्यकों के संरक्षण की व्यवस्था दी गई। तो इसलिए जो मूल संविधान बना वो भारत की महान परंपरा के अनुसार भले ही नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था, उससे बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता था। तो फिर बाद में ये जो किया गया, ये तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अफसरों की एक टीम बनाकर छल पूर्वक और कुशलता से और साथ ही कम्युनिस्टों के इशारे पर या कम्युनिस्टों से सीख कर सोवियत संघ से चरणबद्ध रूप में ऐसा किया गया ना कि धीरे धीरे हिंदू धर्म को शासन से बहिष्कृत कर दो, आरक्षित छोड़ दो। हिंदू धर्म का कोई धनी धोरी नहीं है, जो चाहे अपने को कुछ भी कह दे, शंकराचार्य, धर्माचार्य। हम यानी हिंदू धर्म की जो अपनी व्यवस्था है उसको तोड़ फोड़ दो, उसको कोई संरक्षण नहीं दो, उसमें मनमानी को छूट दे दो और बाकी सबको बिल्कुल इंटैक्ट रखो तो वो शक्तिशाली बने रहें। तो ये तो जवाहरलाल नेहरू और उनकी टीम का काम है, इसमें इंग्लैंड की कोई भूमिका नहीं है। तो एक तो ये हुआ। तो ये पॉलिटिक्स क्या है कि बातें तो कर रहे थे भारत स्वतंत्र हो गया, अब हम पुनः अपनी महान संस्कृति के अनुरूप वैभवशाली समाज बनाएंगे, सारी बातें यही हैं। आप गांधी जी का भाषण पढ़ लीजिए, नेहरू का भाषण पढ़ लीजिए, सब आश्वासन दे रहे हैं लोगों को, क्या हम एक महान राष्ट्र के लोग हैं, महान इसकी परंपरा है, महान संस्कृति है और इसको पुनः वैभवशाली और प्रतिष्ठित करने के लिए हम स्वाधीन हो गए। और कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि हिंदू धर्म को आरक्षित छोड़ दिया, हिंदुओं के संपूर्ण जीवन पर राज्य का नियंत्रण कर दिया, इस्लाम और ईसाइयत आदि को विशेष संरक्षण दे दिया। तो आप कर क्या रहे हैं? धर्म का नाश कर रहे हैं, बहुसंख्यकों की संस्कृति और परंपराओं को उपेक्षित कर रहे हैं, नए नए कानून बना रहे हैं जिनका
बहुसंख्यकों के धर्मशास्त्रों से और उनकी परंपराओं से कोई संबंध नहीं है। इसमें एक एक चीज का विस्तार है जो यथा समय करेंगे। और कह क्या रहे हैं कि देखिए साहब, एक महान अवसर मिला है, हमने अंग्रेजों को मार भगाया। आपने मार नहीं भगाया, आपने सौदेबाजी की, लेकिन कह क्या रहे हैं, अंग्रेजों को मार भगाया। और हमने तो पता नहीं कितनी लंबी पराधीनता से भारत को स्वाधीन कर दिया। ये सब भाषा, झूठ की भाषा, छल की भाषा। अरे आपने सौदेबाजी से गद्दी ले ली, कह देते भाई ठीक है सौदेबाजी से ले ली, फिक्र मत करो, लेकिन अब हम आप सबका ध्यान रखेंगे और अपने लोगों का तो रखेंगे ही, आखिर हम भी हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म का संरक्षण, बहुसंख्यकों का संरक्षण तो लोकतंत्र के अनुरूप है। तो ये कहना चाहिए था, लेकिन नहीं। ये तो बहुत दिनों बाद हम स्वाधीन हो रहे हैं, अब पहली बार मौका मिल रहा है। हिंदुओं को तो ये नशा पिला दिया कि साहब आपको पूरा आपकी संस्कृति और धर्म और समाज के उत्कर्ष का भरपूर अवसर मिल रहा है। और व्यवहार में क्या किया, व्यवहार में उनको प्रतिबंधित कर दिया, व्यवहार में उनकी स्वाधीनता छीन ली, व्यवहार में उनके धार्मिक अधिकार छीन लिए। तो ये है पॉलिटिक्स की एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा, झूठ का प्रचार करना लगातार। अंग्रेजों से इन्होंने यही सीखा, और धोखा देना। कभी भी हिंदुओं को ये नहीं बताया गया कि हम भारत में तुम्हारा धर्म छीन लेंगे, तुम्हारी संस्कृति छीन लेंगे, तुम्हारी ज्ञान परंपराओं को विस्थापित कर देंगे, कोई अधिकार ही नहीं रहेगा। तो ये पॉलिटिक्स हुई ना, क्योंकि राजनीति तो बिल्कुल अलग चीज है। राजनीति शब्द किससे बनता है, राजदीप्तऊ, जो अपने समाज में शोभित हो, समाज में सबको आनंदित करे, समाज की सब सहमति से जो नीति बनती है वो राजनीति होती है। राजा शब्द भी इसीलिए है, राजा यानी हमारा बहुत ही प्रिय है, शोभा देता है। ये क्यों शोभा देता है, ये हम सब की जो परंपराएं हैं उनका प्रतिनिधि है। तो राजनीति क्या है, जो भारतीय परंपराओं को इतने पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ाए कि सब लोग प्रसन्न हो जाएं, शोभित हो। जो भारतीय समाज में जो राज्य व्यवस्था शोभित हो, दीप्त हो, अपनी परंपराओं का पोषण करे, अपनी ज्ञान परंपराओं का, अपनी विधिक न्याय परंपराओं का, अपनी श्रेष्ठ सभी परंपराओं का जो पोषण और संरक्षण करे, वो हुआ भारतीय राजनीति। और जो बातें तो बड़ी बड़ी करे, लेकिन धीरे धीरे समाज को शक्तिहीन बनाए, समाज को श्रीहीन बनाए, समाज की ज्ञान परंपरा को नष्ट कर दे, पढ़ाई के नाम पे केवल विदेशी विचारों की भरमार कर दे ह्यूमैनिटीज में, तो वो हुई पॉलिटिक्स। तो अभी तो पॉलिटिक्स चल रही है। तो पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, इसके आज थोड़े से उदाहरण देंगे, क्योंकि समय हो रहा है, फिर इसको अगली बार और बढ़ाएंगे। उदाहरण ये है कि ऐसा प्रोपेगेंडा जबरन, इसके लिए क्या किया, उनको पता था इतना बड़ा झूठ तो भारत में चलेगा नहीं, यहाँ के लोग काफी आपस में बातचीत करते हैं, खुले दिमाग के हैं। तो इसलिए सोवियत संघ से यह प्रेरणा ले ली कि शिक्षा और संचार माध्यमों पर शासन का पूर्ण नियंत्रण रहेगा। तो लोगों को क्या पढ़ाओ ये भी शासन तय करेगा, और मीडिया क्या दिखाए इस पर भी शासन का बड़ी सीमा तक कंट्रोल रहेगा। छोटी छूट रहेगी, कुछ जादू टोना दिखा दो, एक सर्प चढ़ गया है पेड़ में, वो ऐसे उसमें फन मार रहा है, और वहां शहर में एक शेर भाग के आ गया है, इस तरह की तेंदुआ आ गया है, ये सब इसकी स्वतंत्रता है उठपटांग मनोरंजन की। लेकिन राज्य के विषय में और देश के विषय में क्या बताओ, ये हम तय करेंगे, गाइडलाइंस है पूरी। तो शिक्षा और मीडिया के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा लोगों के मन को नियंत्रित करने का पूरा नेटवर्क बनाकर फिर ये कहना कि ये लोगों का ही शासन आ गया है, ये है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स की क्या पोल है कि एक और तो हो रहा है कि जनता का शासन आ गया, और दूसरी ओर स्वयं संसद में बहस हो रही है। 3 आना बनाम 13 आना बड़ी प्रसिद्ध बहस है। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि तुम्हारे नीतियां ऐसी खराब हैं कि भारत के लोगों की औसत आमदनी केवल 3 आना है। तो जवाहरलाल नेहरू बहुत नाराज हुए, क्या बोल रहे हो ये। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ही बता दो कितनी है। तो कहा 13 आने। तो 13 आने भी कोई आमदनी है? 13 आने वार्षिक या मासिक
13 आने मासिक भी क्या आमदनी है? तो उस समय तो वार्षिक की बात थी, तो कितनी दरिद्रता है। फिर कहा कि पंचवर्षीय योजना जो है मासिक की शायद 13 आने तय हुई थी, लेकिन 13 आने मासिक आय भी क्या है कि हमने योजना बनाई है और उसके द्वारा क्या हुआ है कि अब भारत के लोगों की मासिक आय 13 आने हो गई है प्रति वर्ष, प्रति माह। इसके बाद पंचवर्षीय योजना बनाई और कहा कि हम गरीबी हटा रहे हैं। फिर स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया कि गरीबी नहीं, कम नहीं हो पा रही है। तो ये पॉलिटिक्स है ना, आप कुछ भी बोलते हैं फिर उसका कुछ भी सफाई दे देते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं। और सिवाय इसके कि शासन जनता वोट में आपको बदल दे, शेष समय आपकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी घोषणा कर सकते हैं। राज्य मानो किसी के लिए उत्तरदायी ही नहीं है और जनता राज्य के लिए उत्तरदायी है। तो ये पॉलिटिक्स है। अभी भी देखिए, और इसमें सब पार्टियां शामिल हैं। संपत्ति का मौलिक अधिकार विश्व भर में लोकतंत्र की विशेषता है। भारत में भी था, मूल संविधान में संपत्ति का मौलिक अधिकार था। पहले थोड़ी कटौती इंदिरा गांधी ने की, जवाहरलाल जी ने नहीं की थी। बाद में ये जो जनता सरकार आई जिसमें जनसंघ भाजपा के लोग भी थे, इन्होंने संपत्ति का मौलिक अधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया। तर्क क्या दिया? संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त कर देंगे तो शासन जिस धन का वितरण करेगा, इससे गरीबी मिटेगी और जो गरीबी अमीरी की खाई है चौड़ी, बहुत चौड़ी हो गई है, वो कम होगी। प्रोपेगेंडा चल रहा है खुलेआम और हम लोग सभी देखते हैं। अब तो संचार माध्यमों में खुल के ही आता है ना कि कितना धनी तो पहले की तुलना में बहुत बढ़े हैं और धनी और गरीबी की के बीच का जो अंतर है, जो चौड़ाई है, जो खाई है, वो तो और बड़ी है। तो संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त करने का जो प्रयोजन आपने बताया था वो तो झूठ निकला। लेकिन प्रोपेगेंडा इतना बलपूर्वक होता है कि और सरकार के द्वारा संरक्षित पोषित तथा कथित विद्वानों को लगा दिया जाता है, वो इसी में बहस करने लगते हैं। तो ये बताया जाता है कि साहब हमने संपत्ति का मौलिक अधिकार क्यों समाप्त किया है, ताकि धनी और गरीब के बीच बहुत चौड़ी खाई है, इसको पाटा जा सके। और बाकायदे संचार माध्यमों में, पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में, भाषणों में वर्षों वर्ष ये बहसें चलती रहती हैं। गरीबी हटाओ पर कितने समय बहस चली, सिवाय कुछ बहुत हिम्मती और प्रतिभाशाली लोगों, किसी ने ये पोल खोली ही नहीं कि गरीबी तो कहाँ हट रही है वैसी जैसा कहा जा रहा है। और कम से कम शासन के द्वारा तो गरीबी नहीं हटाई जा रही है। जो कर रहे हैं अपनी मेहनत पुरुषार्थ से कर रहे हैं। आपने जो वचन दिया था वैसा तो कुछ नहीं हुआ। और इसी प्रकार संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त करने से शासन तो निरंकुश हो गया। शासन चाहे जिसका धन छीन ले, चाहे जिसकी संपत्ति छीन ले, ये हो गया। लेकिन इससे कोई धनी और गरीब के बीच की खाई कम चौड़ी हुई हो ऐसा तो नहीं है, खाई और ज्यादा बढ़ी है। तो पॉलिटिक्स क्या है कि जो कहना वो नहीं करना। राजनीति क्या है? जो कहना वो करना। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। माना जाता था कि यशस्वी राजा वही है जिसने जो कह दिया सो कह दिया, उसके लिए कुछ भी कष्ट है। यहाँ नेताजी वही हैं जो कहें वो कभी नहीं करें। और इंग्लैंड की नकल में और तरह तरह के चुटकुलों में ये बात कह भी दी गई, प्रचारित भी कर दी गई कि साहब अच्छा नेता तो वो है जो कि लोगों को कभी ना न कहे, यानी सदा आश्वासन दे और करे नहीं। और अगर किसी ने ना कह दिया तो वो नेता ही नहीं है। हमारे यहाँ पहले इलाहाबाद से और बाद में बनारस से, फिर अब कानपुर से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी सांसद हैं। वो प्रसिद्ध हैं इसके लिए, सच बोलते हैं। तो जब उनसे तरह तरह की मांगे करते हैं लोग, तरह तरह की अपेक्षाएं पाल देते हैं, तो वो खुलेआम कह देते हैं कि साहब, कह देते थे पहले तो, बहुत ही केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़े प्रभावशाली तेजस्वी, तो कह देते थे नहीं ये नहीं हो पाएगा। तो इस मान्यता के कारण लोग कहते थे ये कैसे नेता है, ये तो ना कहते हैं, यानी नेता कभी सच बोलेगा ही नहीं। तो जिस व्यवस्था में नेता सच बोले ही नहीं, झूठा आश्वासन दे, वो है पॉलिटिक्स।
और जिसमें राजा ने जो कह दिया वो अपना सिर कट जाए तो कट जाए, उसे करेंगे, वो है राजनीति, है? तो पॉलिटिक्स और राजनीति में ये स्पष्ट फर्क है। और भी फर्क है जिसको हम अगली बार थोड़ा फिर बताएंगे, आज समय हो रहा है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो चल रहा है वो राजनीति नहीं है, क्योंकि राजनीति का अर्थ होता है वो अपने समाज की परंपराओं का संरक्षण करती है, अपने समाज की मान्यताओं का संरक्षण और आदर करती है, अपने समाज की परंपरा के अनुसार ही चलती है, वही राजनीति है। और ये जो समाज के साथ छल करती है, समाज को धोखा देती है और कभी सच नहीं बोलती, और ऊपर से सच न बोलने को गुण के रूप में जहां प्रस्तुत किया जाता है कि नहीं, नेताजी तो ये कह ही नहीं सकते कि ये काम नहीं होगा, नहीं तो नेता ही नहीं है। जिस व्यवस्था में ये हो कि नेता ये नहीं कह सकता कि ये नहीं होगा, भले वो नहीं करेगा, लेकिन उसे कहना तो यही है कि हाँ हाँ करेंगे। तो ये है पॉलिटिक्स। तो इस समय तो पॉलिटिक्स चल रही है। तो पॉलिटिक्स और राजनीति का फर्क अभी इसके आगे और हम अगली बार बताएंगे। नमस्कार। जी गुरुजी, आपका धन्यवाद कि आपने पॉलिटिक्स और राजनीति का जो एग्जैक्ट मर्म है, जो फर्क है, जो अंतर है, उसको स्पष्ट करने की कोशिश की। क्योंकि अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो अपने वचनों पर दृढ़ रहेगा, लेकिन अगर पॉलिटिक्स की बात आती है तो जो चुटकुलों की बात आपने खास तौर पे की है कि उन चुटकुलों में ये बता दिया गया और नेता शब्द की, राजनेता शब्द की गरिमा को गिरा दिया गया। तो ये गरिमा को, जो उनका मान मर्दन करना है, इन शब्दों से हम अपने आप को कैसे समझें, भारत को कैसे समझें, अपने समय को कैसे जाने, अपने इतिहास को कैसे जाने, एक बहुत विशेष श्रृंखला है। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, और इस श्रृंखला में जितने भी एपिसोड्स आएंगे वो आपको सीधा सीधा अपने समय को जानने में एक बहुत तीखी दृष्टि देने वाले हैं। इस दृष्टि को अपने तक मत रखिएगा, इसे लोगों तक पहुंचाइएगा। ये हमारी और आपकी साझी जिम्मेदारी रहेगी। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही करते हैं। गुरु जी आपको प्रणाम करता हूँ, सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ आज के कार्यक्रम के लिए। अगली बार अगले गुरुवार को शाम को 6 बजे इस श्रृंखला के दूसरे एपिसोड के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रखें।